हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 3 जिसका नाम है साधारण अपवाद। ठीक है, तो साधारण अपवाद क्या होता है? जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं और उसमें हमसे गलती से कोई अपराध हो जाता है, तो उस अपराध के लिए हमें किन किन परिस्थितियों में छूट मिल सकती है। ठीक है, किन किन में स्थितियों में हमारा बचाव हो सकता है, वही सब बातें जो है हमारा चैप्टर 3 साधारण अपवाद बताता है। और ये हमारा जो चैप्टर 3 है वो धारा 14 से लेकर के 44 तक की धाराओं को कवर करता है। और इन सारी धाराओं में ये बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति जो है अगर उसने गलती से कोई अपराध कर दिया है या अपराध हो गया है, तो कैसे वो जो है न्यायालय के माध्यम से उसका बचाव हो सकता है, उसको छूट मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर की पहली धारा जो कि धारा 14 है, ठीक है, वो कहती है कि अगर किसी व्यक्ति से विधि की भूल के कारण अपराध होता है, ठीक है, विधि की भूल के कारण अपराध होता है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय से छूट या उस व्यक्ति का जो है बचाव नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने चोरी कर ली और मैंने जो है जब मुझे पुलिस पकड़ के ले गई तो मैंने क्या कह दिया कि हमें पता ही नहीं था कि चोरी करना अपराध है। ठीक है, यानी कि मुझे पता ही नहीं था चोरी को लेकर के हमारे देश में क्या कानून है, चोरी करना अपराध है कि नहीं है। तो न्यायालय हमारी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा और मुझे चोरी के दोष में जेल में डाल देगा और मैं चोरी का अपराधी हो जाऊंगा। ठीक है, तो न्यायालय में के अंदर क्या होता है कि विधि की भूल को माफ नहीं किया जाता है। ठीक है, आप ये कह करके हरा पेड़ नहीं काट सकते हो कि मुझे पता ही नहीं था कि हरा पेड़ काटना जो है अपराध होता है। ठीक है, अगर ऐसा होने लगे तो सारे लोग जो है अपराध करने के बाद ये कहने लगे कि हमें पता ही नहीं था कि ये चीज़ भी अपराध होती है। इसलिए विधि की भूल को जो है माफ नहीं करता न्यायालय। ठीक है, लेकिन क्या माफ कर देता है? विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल। ठीक है, लेकिन विधि द्वारा आबद्ध जो है तथ्य की भूल। अब जैसे विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा कौन लोग आबद्ध होते हैं? जैसे पुलिस वाला है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, किसी ए व्यक्ति को पकड़ने के लिए गया। ठीक है, क्या करने गया? ए व्यक्ति को पकड़ने के लिए गया, लेकिन उसने क्या बी को ए समझ लिया। बी को क्या समझ लिया? ए समझ लिया और इसको अरेस्ट करके ले आया। तो ये विधि द्वारा आबद्ध था, वो तो अपराधी को पकड़ने के लिए गया था, लेकिन क्या हो गया? तथ्य की भूल की वजह से वो बी को पकड़ के ले आया। तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस वाले को अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको क्या मिलेगा? तथ्य की भूल का लाभ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही दोबारा दूसरे शब्द से हम समझ सकते हैं, एक व्यक्ति ए है, ठीक है, बी पर हमला कर देता है। क्या करता है? हमला कर देता है। अब बचाव में बी भी क्या करता है? ए पर हमला कर देता है। लेकिन जब एक पुलिस वाला देखता है तो उसे ये लगता है कि बी ने ए पर हमला कर दिया है, तो वो क्या करता है? बी को शूट कर देता है ए के बचाव में। ठीक है, तो यहां पर क्या माना जाएगा पुलिस वाले के लिए कि पुलिस वाला विधि द्वारा आबद्ध था, लेकिन उससे क्या हो गई? तथ्य की भूल हो गई, जिसकी वजह से अपराध हो गया, बी की मान लो मौत हो गई ए के बचाव में। ठीक है, तो यहां पर पुलिस वालों को तथ्य की भूल का लाभ मिलेगा और उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अब अगला देखिएगा न्यायाधीश को छूट। धारा नंबर 15। धारा नंबर 15 कहती है कि अगर कोई न्यायालय का न्यायाधीश कोई भी निर्णय देता है या कुछ भी करता है, मान लीजिएगा किसी को फांसी देता है, किसी को मौत की सजा देता है, तो उस व्यक्ति की मौत के लिए न्यायाधीश जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मौत का दोषी न्यायाधीश को ठहरा दो। ठीक है, या न्याय करते समय कोई भी गलती भी हो जाती है न्यायाधीश से, तो उसके लिए न्यायाधीश स्वयं दोषी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा धारा 16 जल्लाद को छूट। अब जल्लाद का काम क्या होता है? न्यायालय के आदेश पर किसी को फांसी देना। अब फांसी देना तो अपराध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्लाद को फांसी देने का अपराधी सिद्ध कर दें। तो जल्लाद को इन सब चीजों में छूट धारा 16 में दी गई है। आगे देखते हैं धारा 17 विधि द्वारा न्याय संगत और तथ्य की भूल।
बहुत सारी चीजें जो होती हैं विधि द्वारा न्याय संगत होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कोई भी कहीं पर भी झगड़ा कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, एक पुलिस वाले का काम होता है कि वो उस झगड़े को शांत करे। यही तो न्याय संगत काम है। पुलिस वाला ऐसा महसूस करता है कि उसका दायित्व है कि वो उस झगड़े को शांत करे। या कहीं पर भी चोरी हो जाती है तो चोर को पकड़ना, भले ही पुलिस वाले को जो है न्यायालय ने आदेश ना दिया हो चोर को पकड़ना, लेकिन पुलिस वाला खुद जानता है ना कि हमें चोर को पकड़ना है। तो चोर को पकड़ना जो है विधि द्वारा न्याय संगत है पुलिस वाले के द्वारा। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, गलती से मान लीजिएगा ए व्यक्ति ने चोरी की और पुलिस वाला पकड़ किसको लेता है, बी को पकड़ लेता है। ठीक है, जैसे भीड़ में कहीं भी चोरी हो गई और ए ने चोरी की, लेकिन पुलिस वाले ने किसको पकड़ लिया, बी को पकड़ लिया। अब यहाँ पर देखिएगा न्यायालय का आदेश तो था नहीं, पुलिस वाला वहां मौजूद था, लोगों ने कहा कि भैया चोर को पकड़ो, तुम्हारा काम, तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारा काम है चोर को पकड़ना। तो ए की जगह उसने क्या कर लिया, बी को पकड़ लिया। ठीक है, तो अब ये बी को चोर साबित कर दिया ना भीड़ के सामने पुलिस वाले ने। तो ये सब चीजें जो है पुलिस वाले के लिए जो गलती हो गई ना, तथ्य की भूल की वजह से, कौन चोर है, पुलिस वाले को तो पता नहीं था कौन चोर है, तो तथ्य की भूल के कारण पुलिस वाले ने क्या कर दिया, बी को चोर साबित कर दिया भीड़ के सामने। तो ऐसी चीजें जो विधि द्वारा न्याय संगत है लेकिन तथ्य की भूल के कारण गलती से हो जाती हैं, वो क्या होती है, अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे एक और समझ सकते हैं, जैसे कहीं पर आग लग गई है, ठीक है, और एक फायर फाइटर है, यहाँ एक बच्चा खड़ा है, कोई ऊंची बिल्डिंग है ये, ठीक है। तो अब फायर फाइटर का काम क्या है, भले ही उसको जो है फोन आया हो या ना आया हो, इस बच्चे को बचाना फायर फाइटर का काम है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे को बचाते समय फायर फाइटर गलती से कुछ ऐसा कर देता है जिससे इस बच्चे को नुकसान हो जाता है, तो फायर फाइटर जो है क्या कर रहा था, विधि द्वारा न्याय संगत काम कर रहा था, लेकिन तथ्यों की भूल के कारण, क्योंकि वो जानता ही नहीं था इस बिल्डिंग में कहाँ सीढ़ी है क्या है, इस बच्चे को नुकसान पहुंच गया। तो अब फायर फाइटर इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने का दोषी नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, विधि पूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना। अगर आप कोई काम विधि पूर्वक कर रहे हैं और आपसे दुर्घटना हो जाती है तो भी आप उस कार्य के प्रति अपराधी नहीं होंगे। जैसे गाड़ी चलाना सड़क पर कोई अपराध है, नहीं है। एक ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा था और सामने कोई आ गया, उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ये विधि पूर्ण कार्य कर रहा था ड्राइवर, लेकिन विधि पूर्ण कार्य करते समय क्या हो गई, एक दुर्घटना हो गई। तो अब ये मान लीजिएगा ये व्यक्ति मर गया, तो अब इस व्यक्ति की मौत के लिए बस के अंदर बैठा ड्राइवर जो है दोषी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारी शर्तें हैं। कैसी शर्तें हैं, ड्राइवर ने जितने भी ड्राइविंग के नियम होते हैं उन सारे नियम्स को फॉलो किया होना चाहिए, ड्राइवर नशे में नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शर्तें जो विधिपूर्ण हैं वो सारी उसने ड्राइवर ने फॉलो की होनी चाहिए। तब इस व्यक्ति का अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो क्या माना जाएगा, विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना हो गई, इसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है। दूसरी समझिएगा, अगर मैं जंगल के अंदर में क्या कर रहा हूँ, पेड़ काट रहा हूँ। कौन से पेड़, सूखे पेड़ काट रहा हूँ। ठीक है, हरे पेड़ काटना तो वैसे भी अपराध है। जंगल में सूखे पेड़ काट रहा हूँ या कहीं भी सूखा पेड़ काट रहा हूँ और मैंने बोर्ड भी लगा दिया है कि यहाँ आना खतरनाक है, कार्य जारी है, ऐसा करके बोर्ड लगा दिया। फिर भी कोई बच्चा खेलते खेलते क्या हो जाए, उस क्षेत्र के अंदर चला जाए, ठीक है, और उसके ऊपर पेड़ की कोई डाली या शाखा गिर जाए और उसकी मौत हो जाए,
तो हमने तो अपने सारे नियमों को फॉलो किया था, सारी सावधानी भी रखी थी, लेकिन बच्चा गलती से खुद ही पहुंच गया और वहां दुर्घटना बस उसके ऊपर क्या कर गया, पेड़ गिर गया या शाखा गिर गई और बच्चे की क्या हो गई, मौत हो गई। तो इस मौत के लिए जो है हम न्यायालय के अंदर दोषी नहीं ठहराए जा सकते हैं। ये कौन सी धारा कहती है, हमारी धारा 18 कहती है। आगे देखिएगा धारा 19। धारा 19 क्या कहती है, बड़ी हानि से बचने के लिए छोटी हानि। ठीक है, अब जैसे बड़ी हानि क्या है, जैसे कोई ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, ठीक है, अब यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं और यहाँ क्या आ रही है, हमारी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन आ रही है। ये अगर यहाँ पर जो सामने 5 लोग खड़े हैं उनको बचाने के लिए ट्रेन का चालक अचानक से क्या कर देता है, ब्रेक लगा देता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन के पीछे वाले जो डिब्बे हैं पलट जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे, तो कम से कम 500 लोगों की मौत हो जाएगी। ऐसे में ट्रेन का ड्राइवर क्या निश्चय लेता है कि भले ही ये 5 लोग मर जाएं लेकिन ट्रेन के अंदर कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। तो ट्रेन का ड्राइवर क्या करता है, इन लोगों के ऊपर से ट्रेन को निकाल देता है। यानी कि ट्रेन के ड्राइवर ने क्या निर्णय लिया कि छोटी हानि हो जाए लेकिन बहुत बड़ी हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस ट्रेन के ड्राइवर को, ट्रेन के लोको पायलट को दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं धारा 20। धारा 20 कहती है कि 7 से कम उम्र के बालक का अपराध, इसे क्या बोलते हैं, डोली इनकेपेक्स, इसको क्या बोलते हैं, डोली इनकेपेक्स। तो 7 से कम उम्र के बालक का अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि 7 से कम का बालक जो है, 7 साल से कम उम्र का बालक अबोध बालक होता है। उसे क्या कर रहा है और उसका क्या परिणाम होगा, इसकी ठीक जानकारी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा धारा 21, 7 से 12 वर्ष तक के बालक का अपराध। अब ऐसा माना जाता है 7 से 12 वर्ष तक का बालक इमेच्योर होता है। उसने क्या किया, जैसे अचानक से घर में कोई बंदूक पड़ी थी और उठाई और किसी के ऊपर चला दी। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं। अगर बालक मैच्योर हो गया है तो उसे क्या होता है, बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। जैसे अगर बालक ने किसी को गोली मारी और वो भाग गया, उसे पता था कि मैंने कोई अपराध कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगी पुलिस, उसको पकड़ करके बाल सुधार गृह में डाल देगी। दूसरी कंडीशन, 7 से 12 वर्ष तक का अगर बालक क्या करता है, भागने के बजाय वहीं खेलता रहता है, उसे कोई होश ही नहीं क्या हो गया, तो ऐसी स्थिति में 7 से 12 वर्ष तक का बालक भी अबोध बालक माना जाएगा। ठीक है, और उस पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, अब आता है धारा 22। धारा 22 कहती है पागल या विकृत चित्त वाला व्यक्ति अगर गलती से कोई अपराध कर देता है तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, धारा 22। धारा 23 कहती है अनैच्छिक नशा। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको, ये आपके जो कोई दुश्मन या कोई भी मान लो, आपको अनजाने में, आप जैसे कोई ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें क्या कर देते हैं, नशा मिला देते हैं। ठीक है, और नशा मिलाने की वजह से आप जो है अपना कंट्रोल खो देते हैं, आप अर्ध बेहोशी की अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में आप ही किसी को गोली मार देते हैं, या आप ड्राइविंग करते समय किसी को क्या कर देते हैं, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप उस अपराध के लिए दोषी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपने वहां पर नशा क्या है, खुद नहीं किया था, किसी और ने आपको नशा करवाया था। ठीक है, अब आता है ऐच्छिक नशा, धारा 24। धारा 24 ये कहती है अगर कोई व्यक्ति किसी से नाराज है, ठीक है, और वो खूब सारी शराब पी करके जाता है और वो किसी को गोली मार देता है, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं माना जाएगा कि वो व्यक्ति नशे में था, वो बेहोश था, उसको समझ नहीं थी इसलिए उसने अपराध कर दिया। ऐसा माना जाएगा कि व्यक्ति पूरी तरह से होश में था और उसने अपनी पूरी इच्छा के साथ वो अपराध को
किया है, ठीक है, इसने क्या किया है, एक संज्ञेय अपराध किया है, तो ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति को मारने का दोषी माना जाएगा। अगर आप अपनी इच्छा से नशा करके किसी को गोली चला देते हैं तो आप उस व्यक्ति की हत्या के दोषी होंगे, ठीक है। आगे देखिएगा धारा 25 सहमतिपूर्ण कार्य, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने आपके साथ क्या किया, रेस लगाई, या हमने आपके साथ क्या कबड्डी या कुश्ती खेली, ठीक है, हमने बॉक्सिंग खेली मान लीजिएगा, और बॉक्सिंग खेलते समय हमने क्या किया, आपको मुक्का मार दिया, और मुक्के से आपको इतनी ज़्यादा चोट लग गई कि आप पैरालाइज हो गई, ठीक है, आप किसी काम को करने के लायक नहीं रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या माना जाता है कि दोनों व्यक्ति जो है सहमतिपूर्ण तरीके से बॉक्सिंग खेल रहे थे, ठीक है, और दुर्घटना बस दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, चोटिल हो गया। इस अवस्था में क्या होता है, पहले व्यक्ति जिसने मुक्का मारा था उसको दोषी नहीं माना जाता है, ठीक है। तो सहमतिपूर्ण कार्य किस में आता है आपका, धारा 25 में। अब आता है धारा 26। धारा 26 क्या होता है, सद्भावनापूर्ण कार्य, धारा 26। अब सद्भावनापूर्ण कार्य क्या होता है, जैसे कोई डॉक्टर है, मेरा जो है डॉक्टर है, और मुझको क्या हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, मैं उससे इलाज करवाने के लिए गया, ठीक है। अब इलाज करते समय अचानक से क्या हो गया, मेरी मौत हो गई, ठीक है। तो अब मेरी मौत का दोषी क्या होगा, वो डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर क्या कर रहा था, हमारी जो है ब्रेन का ट्यूमर ठीक करने के लिए हमें अच्छा बनाने का काम कर रहा था, लेकिन क्या हो गया, ब्रेन ट्यूमर ठीक होने के बजाय हमारी मौत हो गई। तो अब वो मेरी मौत के लिए डॉक्टर क्या होगा, जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर की इच्छा थोड़ी नहीं थी कि हम मर जाएं, उसकी इच्छा क्या थी कि हम ठीक हो जाएं। तो इसे क्या माना जाता है, सद्भावनापूर्ण कार्य। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप मोटू पतलू में देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर झटका क्या करते हैं, समय समय पर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाते हैं, लेकिन वो क्या करती है, सारी दवाइयाँ लगभग नुकसान ही करती हैं। तो डॉक्टर झटका का इलाज किस में आता है, सद्भावनापूर्ण कार्य में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं धारा 27। धारा 27 क्या कहती है, संरक्षक या उनकी अनुमति से। अब धारा 27 के हिसाब से अगर कोई बालक है 0 से 7 साल का, तो